नमस्कार, खास खबर .com के कार्यक्रम वोट की चोट में आपका स्वागत है। मतदान शुरू हो चुका है राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इसी पे चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजय शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है। संजय जी, इस बार मतदान में आप क्या खास बात देख रहे हैं? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। जी, ये मतदान जो अगर हम एक तरह से देखें राजस्थान के मामले में, तो ये कोरोना की घटना के बाद पहला मतदान है। और हम ऐसा मानते हैं कि इस बीच जो कोरोना के बाद जो समाज है वो थोड़ा सा नए ढंग से सोचने लगा है। हम जैसी पुरानी जो बहुत सारी हमारी मान्यताएं वो बदल रही हैं। उस संदर्भ में निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है, कुछ अलग बात इसमें नज़र आएगी। और दूसरी बात ये है कि ये चुनाव आप अगर देखेंगे तो इसमें जिस तरह का जो मुद्दों के मामले हैं वो भी कुछ बिल्कुल अलग हैं। पहले ऐसा होता था कि सरकार भ्रष्ट है तो दूसरा कहता था हम भ्रष्ट नहीं हैं। यह चर्चा ही दो अलग अलग दिशाओं में चल रही है। एक पक्ष जो कांग्रेस वाला जो रिपीट करने की उम्मीद रखता है, वो कहता है कि हम गारंटीज़ दे रहे हैं, हम जो जितने हमने 10 काम बड़े किए उसके अलावा जो गारंटीज़ दे रहे हैं उस पर आप हमें वोट दीजिए। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी चैलेंज कर रही है, जो सरकार में आने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि यहाँ बदलाव का परंपरा रही है हर 5 साल बाद, वो उम्मीद करती है कि हम इनके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएं, हम इनके ऊपर जो पेपर लीक किया, मतलब जो कि प्रशासन में जो तथाकथित फेलियर्स और भ्रष्टाचार के आरोप, इनके आधार पर चुनाव लड़ें। एक मेरा ये सवाल है कि मतदान चल रहा है, मतदाता वोट देते वक्त क्या सोच रहा होगा? गहलोत सरकार की गारंटी, जो विपक्ष को उठाए गए मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिला उत्पीड़न, अत्याचार, जो क्राइम की घटनाएं राजस्थान में 5 साल में ज़्यादा हुई है, वो सोच रहा होगा, या जो अभी जो गहलोत सरकार ने गारंटियों की पेशकश की है वो सोच रहा होगा? आपकी नज़र में एक मतदाता मतदान केंद्र में जाता है, वो क्या सोचता होगा? देखिए, हमें इस बार फिर से जो मतदान के को समझने के लिए हमें कुछ बातें और समझने की ज़रूरत है इन गारंटी के अलावा, कि कुछ मतदाता मनोविज्ञान के ऊपर अध्ययन हुए हैं। उनमें 4-5 बातें बड़ी तय कही जाती हैं और मैं क्लासिकली उसको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते वही रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कहा जाता है कि चुनाव में बहुत सारा प्रतिशत जो लोग हैं वो इस बात पे वोट देते हैं कि आप क्या कार्यक्रम ऑफर कर रहे हैं जी। उस हिसाब से आप गारंटी की बात कर सकते हैं। एक मतदाता का वर्ग है जो इस बात से वोट डालता है कि किसी पार्टी की कितने लंबे से कितने समय से कितनी बड़ी विश्वसनीयता है जी। उस मामले में दोनों पार्टी सरकार चला चुकी हैं, लंबे समय से हैं वो। कुछ लोग इस बात पे वोट डालते हैं। कुछ लोग इस बात पे वोट डालते हैं कि जो हमारा लोकल कैंडिडेट है उसकी विश्वसनीयता, वो कितना लोगों से फेमिलियर है, कितना लोगों से मिलता जुलता रहा है, कितने लोगों के उसने सामाजिक काम कराए, कितने लोगों के पब्लिक काम कराएं, इस बात से करता है। एक और बहुत अजीब वर्ग होता है, वो आमतौर पे अपना वो वोट किसी को इसलिए डालता है कि वो किसी से नफरत करता है। और ये इस चुनाव में मुझे देखने को मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रचार चला गया, वो ये ध्यान दिला रहा है कि कांग्रेस वो पार्टी जो जितनी सारी कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, उसके बारे में बहुत सारी नाराज़ियाँ रही हैं, कांग्रेस की खामियां भी रही हैं, वो उस परंपरागत उस सेगमेंट के बारे में जो नफरत वाला एलिमेंट है उसके बारे में कोशिश कर रहा है। प्लस ये कि कांग्रेस ने तथाकथित रूप से कुछ ऐसे वर्गों को ज़्यादा आश्रय दिया जिनके बारे में ये लोग एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। इस तरह का वोटर होता है। और एक वोटर ये भी है जो बिल्कुल लास्ट मिनट पे सोचता है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या कोई दे रहा है, एक वर्ग वो भी होता है। अब ये कौन सा मिश्रण आगे पीछे किधर चला जाता है, वो दोनों मुद्दों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मुद्दा किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा असरदार रहा। एक सवाल मेरा ये भी था कि पेपर लीक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है राजस्थान की राजनीति में, और बीजेपी ने इसको बार बार अपने भाषण में उठाया भी है। तो युवा मतदाता जो 5 साल से गहलोत सरकार के राज में 5 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और वो एक भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, 18 से 19 पेपर लीक हुए, क्या उनके जहन में ये पेपर लीक की घटनाएं दिमाग में आएगी उनके युवा मतदाताओं के? जी बिल्कुल, युवा मतदाता की पेपर लीक वाली घटना निश्चित तौर पे दोनों पार्टी समझ पा रही हैं। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती तो कांग्रेस को आखिर में क्यों कानून बनाना पड़ता कि पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे।
बीजेपी ने मुद्दा उठाया, उनको उम्मीद है कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं उसके आधार पे युवा आकर्षित होना चाहिए, युवा हो भी सकता है। और दूसरी तरफ उन्होंने कानून बना के कोशिश की कि हमसे सिंसियर तो कोई नहीं है, और आप और राज्यों में जो बीजेपी दावा कर रही है वो और राज्यों का पता कर ले, गुजरात में कितने लीक हुए, हरियाणा में तो सुरजेवाला बोल रहे थे शायद 45 पेपर लीक हुए, एक 4-5 दिन पहले लीक हुआ है, तो वो भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन देखिए युवा के और भी मुद्दे हैं। एक युवा का मुद्दा ये है कि आप जो भी कुछ कोई पार्टी कहती है, कितने रोजगार पैदा हुए। तो कांग्रेस ने बताया और वैसे अर्थशास्त्री बताते हैं कि जब कोरोना के बाद देश में 43 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी दर्ज हुई थी इस केंद्र सरकार के नेतृत्व में, तो युवा को वो भी याद रहता है। एक और बात युवा को आकर्षित, 2-3 बातें और करती हैं। एक ये करती है कि जो युवा नया नया अपनी जगह ढूंढ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो कई बार वो जो नफरत वाली या आप धार्मिक भावना भड़काने वाली बातें उसकी तरफ आकर्षित हो। उससे उल्टा वो जो जिम्मेदार युवा है वो गंभीर प्रश्न पूछता है कि आपने हमारे लिए जो ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें हमें बोलने का और पार्टिसिपेशन का मौका कितना दिया। वो जो परंपरागत पार्टी होती हैं, वो जो युवा नए परिवर्तनशील समाज का हिस्सा बनता है जिसमें वो ज़्यादा लिबर्टी की डिमांड कर रहा हो, वो पार्टी इस मामले में कमज़ोर होती हैं। जैसे कि वो अपनी किसी खास तरह की अपने रिलेशनशिप की, फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे। देखिए आप सोचिए, मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे रेप के केसेस आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो स्त्री पुरुष की मित्रता गलत ढंग से चली जाती है। अब युवा उस मामले को, एक तरफ तो आप युवा की कह लें कि वही युवा ये भी देख रहा है कि कोई पार्टी एक झूठे आरोपों के साथ खड़ी है, झूठे कहना नहीं चाहिए लेकिन झूठे कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि समाज के दबाव में लोगों को बात कहनी पड़ जाती है। तो युवा को ये चीज़ भी प्रभावित कर सकती है। तो युवा एक ही बात के लिए नहीं है, युवा के बहुत सारे मुद्दे हैं। कितना स्पोर्ट्स के बारे में कोशिश की, स्पोर्ट्स के बारे में केंद्र सरकार भी कोशिश करती रही, और यहाँ पे राजीव गांधी युवा ओलंपिक चलाने की कोशिश की, वो उसी से संबंध है। कौन सी सरकार कितनी नौकरियां दे रही है सरकारी, ये युवा के मुद्दे, ये सब युवा के मुद्दे हैं। इस बार राजस्थान में संजय जी एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है नए जिलों का। 17 नए जिले बन चुके हैं, उनकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी। तो नए जिलों के मतदाता भी क्या बड़े मतलब उत्साह से मतदान कर रहे हैं, नए जिलों के मतदाता भी। तो नए जिलों के मतदाता भी कुछ असर डालेंगे इस चुनाव में? देखिए कोई कॉन्क्रीट मेरे पास जानकारी तो नहीं है। ये बात अलग है कि नए ज़िले से किन वर्गों को फ़ायदा होता है, वो तो निश्चित तौर पे इसको देखेंगे। लेकिन नया ज़िला बनता है तो एक ज़िले पे कहा जाता है करीब करीब 2000 करोड़ का खर्चा पड़ता है। ज़िले के जो शुरुआती ढांचा आप जो बनाओगे, तो आप मान के चलिए जो ठेकेदार हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जिन्हें और सरकारी नौकरी की उम्मीद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वो लोग उसे एक उम्मीद की नज़र से देख रहे होंगे। तो वो लोग निश्चित तौर पे इसके बारे में विचार कर सकते हैं। पर कहीं कहीं उल्टी जानकारी भी मिली है। जैसे मुझे भरतपुर के कुछ इलाकों का पता लगा कि भरतपुर के एकदम पास के कुछ गांव हैं वो डीग डिस्ट्रिक्ट में मिल गए, उससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे नदवई क्षेत्र के कुछ इलाके वो किसी और उसका पार्ट होके वो इसमें मिल गए, किसी और जगह जो उनसे दूर लग रही है। तो हो सकता है कई बार ये भी होता है कि लोग, उनकी लोकल नाराज़ियाँ होती हैं। लेकिन ये तो है कि जब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा किसी में तो बहुत सारे अवसर लोग ढूंढेंगे उसमें। नहीं, मेरा सवाल ये भी था, मौजूदा विधायक जिन्होंने जिलों की डिमांड करी थी उनके ज़िले बन गए, उन मौजूदा विधायक जो वापस से चुनाव लड़ रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा इस चुनाव में? नुकसान तो होना नहीं है, फ़ायदा हो सकता है। लेकिन नुकसान, जैसे मैंने आपको 2-3 जगह का मुझे पता है, थोड़ा बहुत नुकसान की संभावना भी रहती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो हमारे गाँव से बहुत दूर हो गया, इस तरह की बात। क्योंकि बहुत सारे तो पास आएंगे लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपके ऑलरेडी किसी डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक होंगे, वो लोग शायद और तरह से भी सोच सकते हैं। लेकिन जो अभिजात वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, वो निश्चित तौर पे उसको एक संभावना के रूप में देखेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी सामने आया कि इस बार बीजेपी में जो भाजपा की प्रत्याशी दिया कुमारी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद और जो चुनाव लड़ रहे हैं झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ, ये सीएम के फेस माने जाते थे, इनकी चर्चाएं रहती थी। लेकिन ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रहे। मतदान अभी चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं कर पाए सीएम फेस होते हुए? इसका नुकसान क्या भाजपा को उठाना पड़ेगा? देखिए, देखने से ये तो लगता है भाजपा को नुकसान हो ना हो,
हालांकि खास तौर से मुझे लगता है कुछ तो नेता ऐसे थे इनमें जिनकी इतनी पहचान बनाई। आप देखिए डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उनकी एक जाट वाली पहचान है, तो पार्टी उनका इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन वो शायद अपने क्षेत्र में इतने फंस गए, या लोगों ने हो सकता है उनकी डिमांड ही नहीं की हो। जी जी, है ना। ऐसे ही राजेंद्र सिंह राठौर बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, वो भी अपने क्षेत्र में फंसे रह गए, उनकी भी या तो डिमांड नहीं आई या वो निकल नहीं पाए। राजेंद्र सिंह राठौर शायद एक मीटिंग कोई बाहर कर पाए। बाबा बालकनाथ हैं, वो खुद फंसे हुए हैं, उनकी शायद 2-3 मीटिंग बाहर निकल के हो पाई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वसुंधरा राजे के अलावा, जिन्होंने शायद 25-27 रैली की हैं, और मैं जहाँ तक जानकारी हूँ करीब करीब 70 उनके अपने कैंडिडेट हैं जिनकी वो मदद करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। तो चाहे वो उनसे पर्सनल कांटेक्ट कर रही हैं, चाहे लोगों को जोड़ रही हैं, उस हालत में सिर्फ ऐसा ही नज़र आता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, और वो वसुंधरा राजे, बावजूद इसके कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो उनको किनारे रखे हुआ है। लेकिन इसमें एक और समस्या मुझे देखने को मिली जी, कि जो लोकल कैंडिडेट है ना बीजेपी के, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आई कि वो किससे मदद मांगने जाएं जी, और जो सेंटर की प्लानिंग के हिसाब से होता था उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब वो एक हो सकता है कुछ उनकी कैलकुलेशन होगी बीजेपी का, अच्छा है, लेकिन लोकल फैक्टर्स रोज रोज पैदा होते हैं। वो रोज रोज पैदा करने वाला अगर नेतृत्व नहीं होगा तो वो बाद में उसका प्रचार कमज़ोर पड़ने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। एक कांग्रेस की बात करें, इस बार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्टर बैनर लगे, बाद में जाके कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज करी। बाद में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, राहुल गांधी की एंट्री हुई, सोनिया गांधी की एंट्री हुई, खड़गे जी की एंट्री हुई, सचिन पायलट की एंट्री हुई। लेकिन आपको क्या लगता है सचिन पायलट भी क्या पूरे राजस्थान में प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभा पाए? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई थी, लेकिन क्या लगता है आपको सचिन पायलट ने पूरे विधानसभा सीट कवर कर सके? नहीं, वो तो नज़र ही आ रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत सारी जगह गए हैं और उनके लगता है उनके ज़्यादा लोगों को टिकट भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जी की जो ज़्यादा डिमांड थी वो इन इलाकों में थी जहाँ गुजर हैं, और या ये भी माना जाता है कि जिन कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने पैरवी की थी उनकी मीटिंग्स में वो ज़्यादा बिजी रहे, और उनका उतना इस्तेमाल नहीं हो पाया, या इतनी डिमांड नहीं होगी हर जगह कि उन्हें हर जगह बुला के वहाँ उनसे प्रचार करवा जाए। लेकिन इस चुनाव का एक छुपा हुआ स्टार है, शायद आपने भी नोटिस किया हो नहीं किया हो, भाषण कला में मोदी जी की कोई सानी नहीं है, उनका मुकाबला नहीं है ना। ये बात अलग है कि आप उनसे असहमत हो, वो कोई कभी झूठ सच का पता नहीं लगे, वो सब संभव है। लेकिन इस प्रचार में जो सबसे बड़ी जो स्टार हैं वो प्रियंका गांधी नज़र आई हैं। प्रियंका गांधी जी की बोलने की स्टोरी में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है जी, और वो खास तौर से महिलाओं पे बहुत फोकस करके बात करती हैं। वो ऐसे लगता है जैसे घर की कोई महिला बात कर रही है आपसे, और मुझे लगता है उसका असर देखने, क्योंकि अगर हम सिर्फ तालियों का अंदाज लगाएं मोदी जी के, मतलब मोदी मोदी वो चलता है तो वो एक बहादुरी वाला एंगल चलता है, लेकिन इनके उसमें एक जेन्युइन ताली बस्ती देखी, एक तरह की सॉफ्टनेस है, एक जैसे लगता है जैसे कोई मधुर कविता चल रही हो। ये मतलब मैं हो सकता है मेरी कोई ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये मीटिंग्स में उनके महसूस किया है। राहुल गांधी प्रभावशाली बोले, बहुत एग्रेसिव अटैक बोले, लेकिन उनमें जो प्रियंका जी की स्टोरी टेलिंग है वो नज़र नहीं आ रही थी। और बाकी तो अमित शाह हमें नज़र आए, वसुंधरा राजे बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह रही हैं, ये उसमें कोई शंका नहीं है, वो भी महिलाओं से कनेक्ट होती हैं। वो भी अमित शाह हैं, वो बहुत तेज़ी से हमलावर हैं। तो इस तरह के तेवर हमें चुनाव में दिखे। आपने विज्ञापन भी देखे होंगे, कांग्रेस ने विज्ञापन दिए, उन्होंने गारंटी की बात करी, उन्होंने बताया कि अगर आपने एक वोट नहीं दिया तो आपकी ये स्कीमें बंद हो जाएगी। अगर बीजेपी के विज्ञापनों की बात करें, आपने देखे होंगे विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन आ रहे हैं। उन्होंने राजस्थान की जो पिछले 5 साल में बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई है उसको लेके विज्ञापन दिए। तो इस तरह का विज्ञापन वार आपने क्या पहली बार देखा है, या इससे पहले इस तरह के विज्ञापन दिए गए थे? क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के विज्ञापन पहली बार गए हैं। मुझे लगता है मैंने और आपने दोनों, आप भी कई राज्यों को कवर कर चुके, मैं भी कई राज्यों को देख चुका हूँ। मैंने तो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इस तरह का। जो बीजेपी का जो विज्ञापन था वो विज्ञापन है, कानूनी रूप से शायद उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नैतिक रूप से बहुत ही कड़वे टेस्ट का है। आप देखिए उसमें विज्ञापन छोटा सा लिखा हुआ है,
आप उन्हीं घटनाओं को दोबारा से याद दिलाना चाह रहे हैं। आप प्रचार में भी वही बातें कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप प्रचार में वो बात कर रहे थे, आपका मुद्दा है वो, और सरकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लेकिन विज्ञापन अगर ऐसा लगे कि अखबार की खबर है और लोग ये मान लें कि आज भी अभी भी ऐसा हुआ है, ये बहुत भ्रामक है। और भ्रामक, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को उसने पास कैसे कर दिया इस एडवर्टाइजमेंट को, मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। दूसरी तरफ जो गारंटी वाले विज्ञापन हैं वो सीधे सीधे, हाँ, लेकिन उन्होंने भी डर के साथ खेलने की कोशिश की है कि अगर आपने अगर बटन नहीं दबाया कांग्रेस का तो ओपीएस नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने तो ओपीएस की बात ही नहीं की अपने मैनिफेस्टो में, और चिरंजीवी का कोई काउंटर बीजेपी नहीं दे पाई तो चिरंजीवी बंद हो जाएगी और योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस तरह की बात जो प्रचार कर रहे हैं वो तो खैर मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिरी मिनट पे पार्टी तो दोनों एक ही बात कर रही हैं, वो आपके डर के साथ खेलने का काम कर रही हैं। लेकिन जो बीजेपी का विज्ञापन है ये बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं है, कोई आधुनिक समाज के और एक प्रगतिशील समाज के रहते हुए। आपको क्या लगता है इस तरह के विज्ञापन आने से राजस्थान जो एक टूरिस्ट प्लेस है वो भी प्रभावित होगा? क्योंकि इस तरह के विज्ञापन अगर दूसरे राज्यों के लोग देखेंगे उन्हें तो ऐसा लगेगा जैसे आज खबरें छपी है। इस तरह के विज्ञापन में राजस्थान की छवि कैसे बनेगी? ये बात बड़ा दिलचस्प पूछी आपने। आप जब किसी जगह जाते हैं, देशी विदेशी जाते हैं, वहाँ के अखबार पढ़ते हैं, क्या आप अगर किसी राज्य में, मैं पंजाब में काम करके आया हूँ, आप भी काम करके आए हैं, जब पंजाब में एक खबर छपती थी एक टेररिस्ट ने यहाँ ये मार दिया, कश्मीर में एक खबर छपती तो टूरिस्ट जाते थे क्या? टूरिस्ट नहीं जाते थे। दूसरी बात तो ये खतरा है जिस तरह का प्रचार हुआ है चुनाव में कि वो यहाँ टूरिस्ट को डिस्करेज कर सकता है, इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा सकता है। एक और बात ये है जो बहुत अजीब है, जैसे हम जब बहुत ज़्यादा हमने रेप का प्रचार किया रेप का प्रचार, उससे एक और संभावना, मुझे एक बहुत बड़ा डर लग रहा है कि लोग राजस्थान के पुरुषों को बहुत गलत नज़र से देखेंगे। जिस तरह से हमने आरोप लगाए, ऐसा लगेगा जैसे राजस्थान का समाज बहुत ही बैकवर्ड है। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि युवाओं की शादी ब्याह नहीं हो इस चक्कर में कि यहाँ के लड़के तो ऐसे होते हैं, ये सब करते रहते हैं। कारण उसका जो माना जाता है वो ये है कि भाई केस दर्ज ज़्यादा हुए, जो केस दर्ज कराने जाता था उनमें ज़्यादातर केस दर्ज कर लिए जाते थे, इसलिए वो ज़्यादा नंबर दिख रहा है। और समाज की परेशानियाँ हैं, समाज में जातीय और जो असमानता की समस्याएं उससे संबंधित है। मैंने पिछली बार बताया भी था कि रेप के केस में आप, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रेप की घटनाओं में अनरिपोर्टेड में सबसे बड़ी घटनाएं हमारे परिवार के आसपास के नोन लोग कर रहे हैं। मैं इतने साल क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ और हमें बहुत सारे केसेस का पता होता है। बच्ची को दबा दिया जाता है, तुम बोलो ही मत, लेकिन अब समाज बदल के बच्चियों को दूसरी तरफ जेंडर सेंसिटिविटी सिखाई जाती है, आप बोलो। विभत्स घटनाएं तो बिल्कुल सही नहीं जाती जो इसमें दिखाई हैं। आपका अखबार पढ़ने का मन नहीं करता जब आप ये सुनते हो कि ऐसा किसी बच्ची के साथ हो गया, किसी महिला के साथ हो गया, तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन इस रेप वाली घटना के पीछे बहुत ज़्यादा बदलते हुए समाज की घटनाएं भी हैं जिन्हें हमने एक तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया राजस्थान के युवक को। वो एक मुझे देर खतरा लग रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, मतदान अभी चल रहा है और 6 बजे तक मतदान चलेगा। 5 करोड़ 26 लाख मतदाता यहाँ के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार मोदी साधे राजस्थान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम चुनाव रहा है, तो मोदी जी की प्रतिष्ठा और गहलोत जी की प्रतिष्ठा क्या दांव पे लगी हुई है? मैं तो बल्कि मैं कुछ थोड़ा और ढंग से देखता हूँ। मैं इन दोनों की प्रतिष्ठा तो लगी है, लेकिन इसमें मोदी जी की बहुत ज़्यादा लगी हुई है प्रतिष्ठा। क्योंकि राजस्थान अगर गहलोत साहब का है तो ठीक है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो पार्टी केंद्र की कोई जिम्मेदारी निभाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया के सबसे तेज़ तर्रार राजनीतिज्ञों में कांग्रेस सेगमेंट में माने जाते हैं, जिनको माना जाता है कि जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं है। तो समस्या ये आ रही है कि जो आर्किटेक्चर, जो एक नीति निर्माण का एक ढांचा अशोक गहलोत ने दिया है, वो मोदी जी को लोकसभा इलेक्शन में चेस करेगा और पूछेगा कि आपके पास 10 साल का समय था, आपने ये बातें क्यों नहीं की। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ कानून की गारंटी दे दी, एमएसपी पे कानून बनाने की गारंटी दे दी। यही तो वो मुद्दा था जिसपे किसान महीनों से करते रहे और इसी मुद्दे पे उठे थे वो कि भाई चलो आपको जो 3 कानून बनाने बनाते रहिए उनको, लेकिन आप सिर्फ हमें इसकी गारंटी दे दो, ये कि आप एमएसपी पे जो कुछ होगा कानून बना के गारंटी दोगे कि खरीदोगे ही खरीदोगे, ऐसा नहीं आप खरीदोगे नहीं। और इसके अलावा जैसे चिरंजीवी है, कौन नहीं मांगेगा चिरंजीवी पूरे देश में,
50 लाख की कौन नहीं मांगेगा, है ना, ये तो उनके गले की घंटी बन गई। जी। ओपीएस कौन नहीं मांगेगा, जी। ये गले की घंटी बन गई। तो गहलोत ने एक तरह से सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी को लोकसभा चुनाव में घेरने, नीतियों के आधार पर घेरने का। और ये मोदी जी के लिए हारे जीते दोनों हालत में, राजस्थान का चुनाव उनके लिए उन्हें याद रखना पड़ेगा सारे समय। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। वोट की चोट कार्यक्रम में आप अपने विचार व्यक्त किए। खास खबर .com में बस इतना ही। धन्यवाद।